हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 6 और इसमें हम जानेंगे गै-लुसाक के नियम के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या है गै-लुसाक का नियम। गै-लुसाक ने आयतन संबंधी नियम दिया था। ये फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1808 में आयतन से संबंधित अपना एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे इन्हीं के नाम से जाना गया। इस नियम में उन्होंने कहा था कि समान ताप व दाब पर रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रियाकारक एवं क्रियाफलों के आयतन परस्पर छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में रहते हैं। जैसे कि क्या अर्थ हुआ इसका? समान ताप व दाब पर, यानी कि जो ताप और दाब है वो परिवर्तित नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। उस पर क्रियाकारक एवं क्रियाफलों के आयतन, यानी कि क्रियाकारक यहाँ पे अभिकारकों के लिए कहा गया है और क्रियाफल उत्पादों के लिए कहा गया है। इनके जो आयतन में जो अनुपात होगा वो एक सरल अनुपात होगा, छोटी पूर्ण संख्या, यानी कि छोटी से छोटी पूर्ण संख्या, जैसे वो पॉइंटों में ना होकर पूर्ण संख्या के रूप में 1, 2, 3, 4 इस तरह से होगा और वो संख्या छोटी से छोटी होगी। तो उनका आयतन क्या होगा? पूर्ण संख्याओं के अनुपात में होगा। इसको दूसरी तरह से भी पढ़ सकते हैं। समान ताप और दाब पर गैसें सदैव सरल अनुपात में संयोग करती हैं और उत्पाद भी यदि गैस हो तो उनका आयतन भी क्रियाकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होगा। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या है, एग्जाम्पल में लिखा है H2 व Cl2 का संयोग, यानी H2 और Cl2 जब ये आपस में संयोग करेंगी, ये गैसें जब भी आपस में क्रिया करती हैं तब HCl गैस बनाती हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक गैस बनाती हैं। इस समीकरण को जब हम बैलेंस करेंगे तब हम देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं और क्लोरीन भी 2 हैं। तो इसको हमें बैलेंस करने के लिए HCl में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जिससे कि समीकरण के दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या में संतुलन हो जाए। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन भी गैस होती है, क्लोरीन भी गैस होती है और जो उत्पाद बना है वो भी क्या है? गैसीय है। तो इस नियम के अनुसार क्या कहा गया है? समान ताप और दाब पर यदि गैसें सदैव सरल अनुपात में संयोग करती हैं, यानी कि इसका अनुपात क्या है? 1, इसका भी क्या है? 1, और इसका कितना हो गया? 2 HCl बने। तो ये जो सरल अनुपात में संयोग कर रही हैं तो इनके जो क्रियाकारी, उनका आयतन भी क्रियाकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होगा। अब हम इसका आयतन देखेंगे, आयतन निकालेंगे तो क्या होगा? ये हो गया हमारा, इसको हम बोलते हैं अभिकारक पदार्थ। जो एरो से लेफ्ट साइड में होता है उसे हम बोलते हैं अभिकारक, और जो एरो के सामने होता है उसको हम बोलते हैं उत्पाद। तो आइए देखते हैं क्या कहा गया है इसमें। इनमें हमें अभिकारक और उत्पादों के बीच में अनुपात ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा, अभिकारक हैं यहाँ पे हमारे H2 और Cl2, इनके बीच का अनुपात कितना है? 1:1, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है? 1 मोल लिया है और यहाँ पे क्लोरीन का भी 1 मोल लिया है। इसके आगे जो संख्या होती है वो उसका आयतन, एक हिसाब से हम उसको आयतन मान लेते हैं। तो इस प्रकार से इनका आयतन में जो इनका जो अनुपात हो गया वो सरल अनुपात हो गया, 1:1। इसी प्रकार से अगर हम इस नियम में कहा गया था कि अगर यदि उत्पाद भी गैसीय हो तो उत्पाद भी सरल अनुपात में होता है। अगर हम इसका उत्पाद जो कि गैसीय है इसको भी इसके साथ अनुपात में लिखें तो ये हो जाएगा HCl, और ये कितने थे? यहाँ पे 2 आयतन था इसका, इसलिए इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 2, यानी कि ये अनुपात हो गया इनका अभिकारक और उत्पादों का 1:2, जो कि एक सरल अनुपात है। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल हमारे लिए दिया है
इसको मिटा देते हैं। अगला एग्जाम्पल है नाइट्रोजन व हाइड्रोजन का संयोग। जब भी नाइट्रोजन यानी कि N2 और हाइड्रोजन यानी कि H2 आपस में क्रिया करती हैं, नाइट्रोजन भी गैस होती है, हाइड्रोजन भी गैस होती है। जब ये क्रिया करते हैं तब अमोनिया बनती है, जिसका फॉर्मूला होता है NH3, और जो कि गैस होती है। जब हम इसमें देखेंगे कि इसके परमाणुओं की संख्या दोनों ओर बराबर है या नहीं। यहाँ पे N कितने हैं, नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पे कितना है 1, तो हम यहाँ पे इस अमोनिया में 2 से इंटू कर देंगे। फिर हम देखेंगे H कितने हो गए, यहाँ पे 2 3 जा 6, और यहाँ पे कितने हैं 2। फिर हम यहाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हमारी जो समीकरण होगी वो बैलेंस हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि इनके आयतनों का अनुपात कितना है। N के आगे कुछ नहीं है तो हमने मान लिया 1 है, तो इसका 1 आयतन हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका 3 आयतन हो जाएगा, और जो उत्पाद है उसका कितना हो जाएगा, 2 आयतन हो जाएगा। अगर हम इसका अनुपात निकालें अभिकारक और उत्पादों के बीच में, तो ये हो जाएगा 1 अनुपात, यानी नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 3 आयतन और अमोनिया का 2 आयतन। तो इसका जो अनुपात होगा वो होगा 1:3:2। इस तरह से हम इस नियम के अनुसार ज्ञात करते हैं कि इनके आयतनों में किस तरह से अनुपात होता है। आइए हम अगले उदाहरण पर चलते हैं। हमारा अगला उदाहरण है क्वेश्चन है 2 लीटर क्वेश्चन है यहाँ से 2 लीटर नाइट्रोजन उचित अवस्था में 6 लीटर हाइड्रोजन के साथ पूर्ण रूप से अभिक्रिया कर 4 लीटर अमोनिया बनाती है। यानी कि क्या कहा गया है यहाँ पे, 2 लीटर नाइट्रोजन होती है N2, और यहाँ पे 2 लीटर बोला है तो हम इसके आगे 2 से इंटू कर सकते हैं। उचित अवस्था में यानी कि अवस्था क्या थी, सामान्य ताप और दाब। वो क्या है, उचित है, मतलब कांस्टेंट है। किसके साथ क्रिया करती है, 6 लीटर हाइड्रोजन के साथ। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 और H2, ये भी गैस होती है और हाइड्रोजन भी गैस होती है। जब ये क्रिया करेंगे, अभी हमने आपको ऊपर बताया था, जब भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस क्रिया करती हैं तो अमोनिया गैस बनती है NH3। ये भी क्या होती है, गैस। तो हम इसको देखेंगे कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या संतुलित है या नहीं है। तो हम इसको संतुलित करने के लिए देखेंगे क्या करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे नाइट्रोजन कितने हैं, 4, नाइट्रोजन के 4 परमाणु हैं, तो हम यहाँ पे 4 से इंटू कर देंगे। फिर हम देखेंगे हाइड्रोजन के परमाणुओं को कितने हो गए, 12, 4 3 12, और यहाँ पे भी कितने हैं, 6 दूनी 12। यानी कि दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर है, यानी हम कह सकते हैं कि हमारी समीकरण संतुलित है। इस प्रकार से अब कहा गया है, यदि अभिकारी में भाप पे छोटी की मात्रा होती है, अभिकारी तथा उत्पाद गैसों के आयतन समान ताप व दाब पर लिए गए हैं, तो सिद्ध कीजिए कि प्राप्त आंकड़े गैलुसैक के नियम का पालन करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनके अभिकारक और उत्पादों के बीच में किस तरह का अनुपात है। तो देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो कि अभिकारक पदार्थ हैं, और उत्पाद क्या है हमारा, अमोनिया। तो इसके बीच में हम अनुपात ज्ञात करते हैं, जो कि है 2 अनुपात हाइड्रोजन कितने हैं, 6 अनुपात अमोनिया कितनी है, 4। हम इसको क्या करेंगे, अगर ये एक ही संख्या से भाग हो रहे हैं, विभाजित हैं, तो हम इनको भाग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, ये 2 से हो जाएगा, ये 2 से 3 बार पे जाएगा, और ये 2 से 2 बार में जाएगा। तो ये हो जाएगा
1:3:2 जो कि एक सरल अनुपात है, अतः गैलुसाक के आयतन संबंधी नियम की पुष्टि होती है। आइए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है परमाणु क्या है, परमाणु की परिभाषा, उदाहरण और परमाणु की खोज किसने और कब की। तो आइए पढ़ते हैं हम इसको। तो आइए देखते हैं। किसी भी पदार्थ का आधार परमाणु होता है। जैसा कि आप सब अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्रत्येक पदार्थ या द्रव्य परमाणु से मिलकर बना होता है, अर्थात सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं और अणु मिलकर हमारे चारों ओर उपस्थित सभी चीज़ों का निर्माण करती हैं। अतः हम कह सकते हैं सभी वस्तुओं और पदार्थों का आधार परमाणु ही होता है। परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है। आप सभी जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। इन्हें हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, क्योंकि जो भी पदार्थ परमाणु के नाभिक में पाया जाता है उसको हम न्यूक्लियॉन्स की संज्ञा देते हैं। परमाणु नाभिक का केंद्रीय भाग होता है जहां प्रोटॉन पर धनावेश होता है। इसको ध्यान रखना है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश और न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। परमाणु में सामान्यतः प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। इस बात को भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण जो परमाणु होता है वो उदासीन बना रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको है ध्यान में रखनी है। परमाणु में सामान्यतः प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। अगर ये संख्या किसी कारण से कम या ज़्यादा हो जाती है तो परमाणु पर कोई आवेश आ जाता है, धन या ऋण का आवेश आ जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्वार्क और ग्लून्स नामक कणों से मिलकर बने होते हैं। इसको आपको नहीं ध्यान रखना है, इसको आपको नहीं लिखना है अपनी कॉपी में। परमाणु की संरचना निम्न प्रकार से दर्शाई जाती है। तो क्या है परमाणु की संरचना, आइए देखते हैं। ये है हमारे परमाणु की संरचना। इसमें देखिए, ये आपको जिसमें ये बॉल्स आपको दिखाई दे रही हैं रेड और येलो कलर की, ये परमाणु का नाभिक है और इसके अंदर रेड कलर की जो बॉल्स हैं प्रोटॉन कहलाती हैं और जो येलो कलर की बॉल्स हैं वो न्यूट्रॉन हैं। और ये पूरा क्या है जिसके अंदर ये बॉल्स रखी हुई हैं, ये न्यूक्लियस यानी नाभिक है। ये परमाणु का नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर अपनी अपनी निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स गति करते रहते हैं। तो इस प्रकार की ये संरचना होती है हमारे परमाणु की। परमाणु शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है जिसे तोड़ा ना जा सके, क्योंकि परमाणु की जब खोज हुई थी तब इसे सबसे छोटा कण माना गया था और यह माना गया था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। इसी से सब चीज़ों का निर्माण हुआ है और यह सबसे छोटी इकाई है। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज हुई तो पता चला कि परमाणु भी अन्य कणों से मिलकर बना होता है। तो बना होता है, आपको यहीं तक इसको लिखना है। उसके बाद में आपके लिए है परमाणु की खोज किसने और कब की। तो आइए देखते हैं। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने 1803 में की थी और परमाणु को समझाने के लिए उन्होंने अपनी आणविक सिद्धांत दिया, जिसके बिंदु निम्न प्रकार हैं। पहला बिंदु है, प्रत्येक पदार्थ बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को परमाणु कहते हैं। अगला पॉइंट है, एक ही पदार्थ के सभी परमाणु आकार, भार और अन्य गुणों में समान होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक ही पदार्थ के जो परमाणु होते हैं वो आकार, भार और गुणों में समान होते हैं, लेकिन अलग अलग पदार्थों के परमाणुओं के गुण अलग अलग
हो सकते हैं। अगला पॉइंट है, परमाणुओं को ना तोड़ा जा सकता है और ना बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यानी कि परमाणु अविनाशी होता है।